अच्छा जी, अब हम 15 क्वेश्चन देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन 30 सेकेंड पे क्वेश्चन होगा और जो आंसर है वो 1 से 2 मिनट। ऐसा आप आगा साहब को बुला लेना, आगे बुलाते हैं। सबसे पहले तो अंजुमन नकीब साहब मुसन्नफ़ी को मुबारकबाद के एक बर्निंग इशू पे ये इजलास हुआ है और जी जी, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ईरान के बारे में कम गुफ्तगू हुई है और बाकी मौज़ूआत पे ज़्यादा, क्योंकि नहायत बर्निंग इशू है और हमारे मार्क्सिस्टों के साथ इसका एक ताल्लुक़ जो बनता है वो ये है कि कुदरती तौर पर अमेरिका इस्तेमाल भी है और किसी हवाले से ये हालत जंग में भी है। तो यानी अच्छी गुफ्तगू हुई है, सवाल मेरा कोई नहीं है बड़ा। आबिद हुसैन आबिद साहब, मैं देता हूँ। आबिद हुसैन आबिद साहब, आबिद साहब आगे आइए, आगे आइए, ज़रा जल्दी से आगे आइए। आप दोस्तों से करवाएं ना बात, आप आए ना जल्दी 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 आए, बात करें अपनी और फिर उसके बाद फर्दर हम करवाते हैं। असल में हमारे मुकर्ररीन ने एक जो बहस का आगाज़ किया है, ज़ैदी साहब ने और सैयद अजीम ने, तो प्रैक्टिकली बता दिया कि आजकल जो बग़ैर नज़रिए के, बग़ैर तैयारी के, बग़ैर पार्टी के ये काम जो कुछ हो रहा है, तो इसके पीछे भी ऐसी नज़रियाती फोर्स मौजूद नहीं है। रवि साहब ने बड़ी मुदल्लल और बड़ी डिटेल से गुफ्तगू की मुख्तलिफ हवालों से। तो बदमाशी तो एक मुल्क की है, वो जिसके कोई 100 के करीब मुख्तलिफ मुल्कों में जिसके फौजी हटे हैं, तो ये यही इस बात की हमाजी करता है तो कि ये किस वजह से अपनी हेजमनी कायम करने के लिए बदमाशी, जिसका सदर उठा ले, किसी मुल्क पर बमबारी कर दे, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। हम हमारे जो सेकुलर और लिबरल हल्के हैं उनका बड़ा एक अजीब अलमिया है। उनका अलमिया ये है, वो अमेरिका और इसराइल को खुल्लम खुल्ला, सोशल मीडिया जो दोस्त इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता है, वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि इसराइल और अमेरिका इंसानी तरक्की और तहजीब के अलमबरदार हैं। अगर ये अलमबरदारी किसी के घर पर तबाही फैलाकर होती है, आप दुनिया भर के वसाइल लूट कर अपना घर भरते हैं और दूसरों को बताते हैं कि आपके पास जमहूरियत नहीं है। मतलब ईरानी कौम की औरतें कैसा लिबास पहनती हैं, पर्दा करती हैं कि नहीं करती, ये उन्हें मसला है। पाकिस्तान में जो हो रहा है, अमेरिका दुनिया में क्या कर रहा है, इसराइल क्या बदमाशी कर रहा है मिडल ईस्ट में, उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनके हीरो हैं। ये वो कुछ काम से भागे हुए हमारे कामरेड भी इसमें शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस डिबेट को जारी रहना चाहिए। हमारी नई इंतज़ामिया ने ख्वाजा जमशेद इमाम और हमारे राणा हुसैन शम्स और दूसरे जो दोस्त हैं, नाम लेना ज़रूरी नहीं, अभी सबको पता चल गया कि कौन से दोस्त हैं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा है, इससे पहले भी सेशन 3 हमने करवाए थे, ज़ैदी साहब को बताया, सैयद अजीम भी थे, ये प्रोफेसर उमर भी थे, तो हमने उसमें अपना वो भी थे, लाल बैंड वाले हमारे कामरेड तैमूर भी थे, तो हमने 3 सेशन करवाए थे, उसमें इम्तियाज़ आलम भी आए थे। तो ये इस कंटिन्यू करेंगे अदबी एक्टिविटी के साथ साथ, कि ताकि हमारे शायरों अदीबों को भी पता चले कि जो गज़ल का काफिया सीधा करने में ना लगे रहें और वो नावल और अफसाने का प्लाट ज़रा बेहतर तरीके से बुन सकेंगे। आज की दुनिया के जवाबात, आज की दुनिया की जो सूरत हाल है, आज के इंसान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उसको अपने अफसानों में, अपने नावल में, अपनी शायरी में भी बयान कर सकेंगे। तो हम तो एहतमाम करते रहते हैं, आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया
باقی سوال لیں دوستوں کے تاکہ بات آگے بڑھے. میرا سوال لکھا ہوا ہے. فرا رضوی. جی السلام علیکم. تعارف یہ فرا رضوی میرا نام ہے. میں سابق سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری حلقہ روابط لاہور ہوں. سوال میں سید عظیم صاحب کے ریفرنس میں دے رہی ہوں کہ آپ نے جیسے کہا اور نظر بھی آتا ہے کہ انقلاب کی فضا عالمی سطح پر سازگار ہے، لیکن ہم تیار نہیں. ہم کمائنی سوسائٹی ہمارا اسٹرکچر، ہماری معاشرتی زندگی سیاسی قطبیت یعنی پولرائزیشن سے اتنی بوجھل بلکہ آلودہ ہو چکی ہے، اور پولیٹیکل پولرائزیشن کا حال ہے. وہ ایک ریفرنس تو دے چکے ہیں عابد صاحب کہ لبرلزم، اور وہ میں نظریاتی ہی بات کر رہی، میں عام بندے کی بات کر رہی ہوں جو ہم جیسا عام آدمی ہیں، کہ پولیٹیکل ہماری جو قطبیت ہے اس کا حال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے کارکن ایک دوسرے کے لیے کون سے القاب استعمال کر رہے ہیں آج کل. مطلب میں نام لے دیتی ہوں کیونکہ سوشل میڈیا پر سب کچھ ہے، یوتھیا، پٹواری اور آن اینڈ آن. اچھا، یہ تو ہمارے حالات ہیں، اور ان ایجیکٹیوز کے بغیر ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. اس کے علاوہ جب ہمارے بڑے بجائے کہ وہ ہمیں اس چیز کو یعنی اس فضا کو مقدر فضا کے کچھ حل تلاش کریں، تو ہمیں پھر مختلف چینل سے سمجھایا جاتا ہے کہ جس کو جو ملک پسند ہے وہ وہاں چلا جائے. تو یہ اسٹرکچر کیسے بہتر ہوگا؟ یہ پہلے سوال ہے کون بہتر کرے گا؟ عظیم سے. آپ نے بہت ہی میں سمجھتا ہوں اہم سوال پوچھا ہے. تو بنیادی طور پہ میری ساری گفتگو کا کرکس ہی یہ تھا کہ آہستہ آہستہ ویسٹرن مارکسزم میں کس طریقے سے جو کلاس اسٹرگل ہے وہ ختم ہو گئی، جینڈر، سیکشولیٹی اور ریس، اور انہوں نے اتنی زیادہ جگہ لے لی کہ اس کی جگہ جو کمزور تھے، جو تبدیلی لانا چاہتے تھے، جو سرمایہ داری نظام کو گرانا چاہتے تھے، ان کی آواز بہت پیچھے تھی. تو یہی آپ نے بالکل درست کہا. ہمارے یہاں اس کی مختلف شکلیں ہیں پولرائزیشن کی، جیسے نیشنل کویشچن ہے، یہ اسے آئیڈینٹی پالیٹکس کہتے ہیں. لیکن عزیزان ترقی پسند مصنفین یا ہماری اسٹرگل جو تھی طبقاتی ہوتی، اور طبقاتی جنگ نے ہی سامراج کو مختلف جگہ پہ زچ کرنے کی کوشش کی. اب یہ جنگ جو ہے یا ریزسٹنس جو کہیں نہیں جائے گی، جو میں سوال کہہ رہا تھا، جب تک کہ دوبارہ سے ریولوشنری تھیوری دوبارہ کلاس اسٹرگل کو سینٹر نہیں کرتی اور جینڈر کو اور ایتھنیسٹی کو اور باقی اور ریلیجن کے سوال کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں آتی. لیکن کور جو ہے اگر طبقاتی جدوجہد نہیں ہوگا تو وہ ویسٹرن مارکسزم والا حال ہو جائے گا. تو بیسیکلی میرا کرتی تھا، آپ نے بہت صحیح بولا. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے مرکزی لیڈر ہیں، کشمیر سے آئے ہیں آج کے جلسے کے لیے، زبیر قریشی. وہ کوشچن کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ انجمن ترقی پسند مصنفین پنجاب. میں جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے صدر آج کی جو محفل کے تھی اور مہمانوں نے خصوصی جو اظہار کیا میں اسے متفق ہوں، لیکن یہ جتنا بھی عالمی تناظر تھا، عالمی مسائل ہیں، سامراج کی یہ جو جنگ ہے وسائل کی ہے یا آزادی غلامی کی ہے، اس میں مجھے جو ڈر لگا ہے وہ ہمارا مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. مسئلہ فلسطین جو یہ دو بنیادی مسائل جو قوموں کی آزادیوں سے منسلک ہیں، یہ ہمیں ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں پاکستان کے تمام جو غیرت مند اور مفکرین ہیں، ترقی پسند سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے میں یہ اظہار بھی کروں گا، یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس وقت جب پاکستان ساری دنیا کے اندر ایک اس کی جو پنچایت جو اس نے کی ہے، اتنی بڑی جنگ کی، وہاں پہ ہمارا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی ہم آپ سے یہ التماس کریں گے کہ اس کو بھی کہیں نہ کہیں زیر بحث لازمی لائیں. بہت شکریہ. خواجہ جمشید امام اگر یہاں موجود ہیں تو وہ تشریف لائیں. خواجہ جمشید امام. صاحب ادھر بیٹھ. سب سے پہلے تو تمام دوستوں کا، سینئرز کا شکریہ کہ وہ تشریف لائے اور آج کے اس پروگرام پہ خوبصورت گفتگو ہوئی. سوال آپ تمام دوستوں کی گفتگو سے یہ پیدا ہوا کہ کیا دنیا جو ہے وہ امپیریلزم اور کیپٹلزم سے نکل کے الٹرا امپیریلزم اور الٹرا کیپٹلزم میں داخل نہیں ہو چکی؟
کیا ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی لوٹتی تھی، اب بہت سی کمپنیاں مل کر لوٹتی ہیں. پہلے ایک سامراج ہوتا تھا، اب بہت سے سامراج جو ہے وہ مل کر ہمیں جو ہے وہ پوری دنیا پہ حملہ آور ہوتے ہیں. امریکہ حملہ کرتا ہے دوسرے ملک کی تعلیم ہے، کیونکہ اس جنگ میں ویسا ہمیں نہیں دیکھنے کو ملا. ٹرمپ کو ایک مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر رشیا کے ٹوٹنے کے بعد دنیا یونیپولر ہوئی تو یہ ہمیں ایک ہی طاقت جو ہے وہ ہمارے سامنے ابھر کے آئی. تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایران جنگ جو ہے اس کا ایک امپیکٹ تو یہ ہے کہ معیشت برباد ہوگی، جس پہ ہم نے ساری بات کر لی. مگر اس سے جو اگر جنگ ہوتی ہے، ابھی تو یہ پروکسس چل رہی ہے نا، ابھی جنگ نہیں ہے یہ. اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر ہجرتوں کا ایک سفر ہوگا، اور ہم ایران کے بارڈر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اٹامک جنگ ہوتی ہے تو اس میں ہم اور ہماری آنے والی نسلیں کہاں تک محفوظ ہیں. اور دنیا میں جو طاقت کا نیا توازن ہے، کیا یہ گزشتہ 10-15 سال سے، میں تو ایسا فیل کر رہا ہوں کہ جو رشیا ہے اس کا اکنامیکل فیس چائنا ہے، اور چائنا کا ملٹری فیس جو ہے وہ رشیا ہے. تو میرا اس پہ ہے کہ اس میں کوئی وضاحت فرما دیں کہ طاقت کے اس توازن میں ہمارا حصہ کہاں ہے، یا ہم ہیں بھی یا نہیں. زیدی صاحب زیدی صاحب سے طاقت کے اس توازن میں آپ صرف فیسیلیٹیٹر ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ بھی آپ نے غلط استعمال کیا، فیڈرلزم اور الٹرا کیپٹلزم. آپ لفظ کوئی بھی استعمال کر لیں، اب جو نیا ورلڈ آرڈر یا نیا یہ جو آنے جا رہا ہے، یہ بہت بڑی حد تک ایک مارکیٹ اکانومی کا دور ہے، اور چائنا سب سے بڑا مارکیٹ اکانومی کا پلیئر ہے، اور اس مارکیٹ اکانومی نے ہی پریویل کرنا ہے. اس میں آپ کو وہ موجود والا چاہنا نہیں ہے کہ جو آپ کی انقلابی ترقی جیسے آپ کو سپورٹ کرے. وہ اس میں منافع کمانا ہے، آپ کے پاور پلانٹ لگا کے منافع کما رہا ہے. وہ آئی پی پی جو اس وقت لگی ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ایکسچینج. تو اس کو مارکیٹ اکانومی کے پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ نئے مارکیٹ پلیئر جو ہیں بڑے وہ آ رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا پلیئر جو ہے وہ چائنا ہے. اب سوال یہ ہے ہم کہاں کھڑے ہیں. مجھ سے ابھی 2-3 دن پہلے ایک ایسا کا فنکشن تھا، اس میں سوال یہ کیا گیا کہ پہلے ایک گدر میں نوچتا تھا، 5 گدر میں نوچیں گے. اس سے ملتی آپ نے سوال یہ ہے گد کس کو نوچتا ہے جو مردہ ہوگا. تو اگر ہم نے مردہ رہنا ہے تو پھر گدر میں نوچتے رہیں گے. اصل کرس وہی ہے تو سید ہے کہ کیا ہمیں مردہ رہنا ہے. مائک ٹھیک اس کے ذریعے سارا جی ساشا بیٹی. حیدرآباد دی صاحب بہت شکریہ ہمیں. دراصل میرا جو دو اسپیکرز بیٹھے ہیں اور جناب صدر بیٹھے ہیں، میرا ان تینوں سے سوال ہے، کیونکہ ہم نوجوان جو ہے جنریشنوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اوبیسلی ہمیں بھی کچھ ہمارے جو بزرگوں سے ہمیں بھی ان سے کچھ جوابات اس حوالے سے چاہیے کہ ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ جو پرانی جو نسلیں ہیں وہ آنے والی نسلوں سے سیکھتی ہیں. تو اب جہاں پہ ہم اپنی پرانی نسلوں کو دیکھتے ہیں سب سے زیادہ ڈی جنریٹڈ ہمیں وہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے آپ بتائیے کہ اگر آنے والی نسل اپنے آپ کو نظریاتی طور پر کہاں کھڑی دیکھے، کیونکہ آپ کے پاس تو شاید یہ گنجائشیں تھیں کہ آپ لوگ رائٹ ونگ کی پالیٹکس یا پارٹی پالیٹکس کے ساتھ کمپرومائز کر کے یا کسی ایک پارٹی کا نقطہ کر کے اپنے آپ کو شعوری طور پہ اپنے شعور پہ قدغنے لگا کر آپ کچھ کر لیتے ہیں. پر آنے والی نسلوں کے پاس یہ پریولیج بھی موجود نہیں ہے. تو آپ آنے والی نسلوں کو کیا آپ میسج دیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو بیٹھے ہیں نا لوگ، اس میں کافی بہت پرانی نسل کا ضرور ہے. 2 لفظ میں استعمال کروں گا. ایک ہوتا ہے پرسیپشن اور ایک ہوتا ہے کنسیپشن.
की स्टेज पर हमारी पूरी नौजवान नस्ल thoroughly anti-imperialist, thoroughly, और ये रिफ्लेक्ट हुआ है ये पिछले 9 अप्रैल 22 के बाद। उनकी कोई डायरेक्शन नहीं, कोई उनकी तस्दीक नहीं। एक स्लोगन एब्सोल्युटली नॉट के चला, उसने एक परसेप्शन में मोटिवेट। तो यूथ से जिन पुराने लोगों ने सीखा वो इस परसेप्शन को कंसेप्चुअलाइज करने की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। उसको कंसेप्चुअलाइज करना ही नई रेवोल्यूशनरी थ्योरी की बात है। वो नई रेवोल्यूशनरी थ्योरी बन जाती है तो ये यूथ उसमें इस नजरिए में आएगा। लेकिन ये कहना कि नई नस्ल से पुरानी नस्ल वाले सीखे, पुरानी नस्ल वालों में सबने नहीं सीखा, मेरे जैसे लोगों ने सीखा और बहुत से लोगों ने भी सीखा है। लेकिन जो पुरानी नस्ल के लोग उस का शिकार बन गए, जो एनजीओ करते हैं, उनके बारे में सोचना छोड़ दें। उनकी कोई पब्लिक स्पेस नहीं है। आप मैंने 10 वीक से जाके बात करें तो वो जिस किस्म के वेस्टर्न मार्क्सवादी या वो जो बातें करते हैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। उनके बारे में और उनके बारे में बहस करना भी वक्त बताया है। असल मौजूद ये है कि आपके मुल्क में 99% लोग इस नए नैरेटिव को परसेप्शन की स्टेज पर लिए बैठे हैं। इसको कंसेप्चुअलाइज करके एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी की शक्ल मिल जाए और उस पर काम हो तो ये सिचुएशन जो इस वक्त इंटरनेशनल स्क्रीन पे क्रिएट हुई है उससे बहुत आगे जाया जा सकता। सर आप कमेंट दरीश तबस्सुम साहब से सवाल ले लेते। नई नस्ल से मैं तो आस बांध के और दस्त बसता उससे माफी मांगो। उसकी वजह क्या है कि हमारी नस्ल अगली 3 नस्लों ने जो कमाना है और खाना है वो हम खा चुके हैं, वो हम खा चुके हैं। किस तरह? वो तो बड़ा क्लियर एविडेंस। $1 अरब अगर IMF आपका कोई मंजूर कर दे, आपका प्राइम मिनिस्टर जाके नेशनल असेंबली में तकरीर करता हो इतना में, और अगर $1 अरब डॉलर हमारे लिए इतना अजीम और महंगा, इतनी खुशी की बायस बन सकता है, तो हम पे जो कर्जा है जो हमने लिया हुआ, कर्जा जो हमने लिया हुआ वो $140 अरब, ये जो बाहर का जो डोमेस्टिक डेट है वो 9.8 ट्रिलियन रुपीज। आप 9.8 10 ट्रिलियन समझ, 10 ट्रिलियन रुपीज एंड 140 बिलियन, 40 से आप ज़्यादा हो गया तो 45 बिलियन डॉलर हम पे कर्ज। ये पैसा आया है, खातों में है, कंप्यूटर्स पे है, ये हम को डिनाई नहीं कर सकते। ये पैसा हमने खाया। आप मुझे ये बताएं कि कोई एक आप प्रोजेक्ट बता सकते हैं जो इस इतने पैसे में हमने यहाँ बना लिया हो, कोई इस पैसे इतने पैसे से तो कराची से पेशावर तक बुलेट ट्रेन चलती होनी चाहिए। वहाँ हमारे हवाई जहाज, हमारी नेवी होती जिसके एक मतलब पूरा रोकदार होता। हमारी सड़कें ये इस तरह से टूटी ना होती और औरतें और बच्चे गिर रहे होते इन दी फ्यूरी। तो मैं तो माफ़ी मांगू, बदकिस्मती है ऐसे कि हमारी नस्ल जो अगली नस्ल, उससे अगली का तो पता नहीं बेचारों का क्या हाल होगा, और जो हमारी नस्ल, हमारे बच्चों की नस्ल, उसने भी हमारी तरह स्पेंडिंग, हाई प्रोफाइल स्पेंडिंग, आप जाके देखें जितनी रेस्टोरेंट में रात के, अभी तो
तो एक एक दो दो बजे तक बुकिंग होती थी, और कितने वो कितना मेज पे वो छोड़ के जाते। मैं तो उसके बाद मैंने कहा कि रेस्टोरेंट में जाऊँगा तो बाकी सब लोग में तो डालो और खाओ। माँ कहती थी कि कुछ फलाने नहीं बनता है, अगर आप नहीं उसको करते खत्म नहीं कर सकते और प्लेट को साफ नहीं करते। अब हम माँ ये कहती थी, बेटा ये कहता है मेरा बड़ा मुझे, लेकिन मेरी प्लेट में भी कुछ था, बाकी गलती हो गई ज़्यादा डाल दी। तो मैंने ये बैठे मैंने कहा कि ये मेरे से अब खाया नहीं जाता, बड़ा है तू ये मैं ये उठा। मेरा बेटा कहते हैं तू आपको खाना क्यों करते? मैंने कहा खाना है कि ये फलाने दे छोड़ देना। वो कहता है अब आपकी उम्र नहीं है कि आप फलाने लेवल को दें, आप देखें कि आपकी सेहत को किससे इफेक्ट हो, या ये अंदर जाएगा तो आपको खराब करेगा या इसको बाहर रहेगा तो ठीक है। तो अब हमने अपनी अगली नस्लों से माफी जी दरीस बस मैं क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि जहाँ तक जैदी साहब ने जो फरमाया है, जैदी साहब तो बहुत कुछ लिखते हैं, मैं पढ़ता भी रहता हूँ और एतजाज साहब ने जो फरमाया उससे भी मैं मुतफिक। लेकिन अजीम साहब ने जो कहा कि हम कहाँ खड़े हैं, तो मेरा सवाल ये है कि आज जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान है, मैं ये सवाल करता हूँ कि हमारे मुल्क की जो रियासत है, हमारे मुल्क के जो पॉलिटिशियन हैं, हमारे मुल्क की जो पार्लियामेंटेरियन है, अपोजिशन है और अवाम है, उसका क्या हाल है? जैसे कि अभी बताया एतजाज साहब ने, टोटल मेरा ख्याल है 194 अरब बिलियन डॉलर के हम मकसूद हैं, 194 अरब बिलियन डॉलर से मकसूद हैं, और अवाम के ऊपर एक तो 81% इनडायरेक्ट टैक्स है और 200% यूटिलिटीज़ के ऊपर लग गया इस हुकूमत में। तो मुझे बताएं, जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगी अवाम की और तमाम इदारों की, तो ये मुल्क कैसे चलेगा और किस तरीके से आप किसी मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं? बहुत ही मैं समझता हूँ ये सबसे अहम सवाल है। जब मैं कह रहा हूँ कि ये रेवोल्यूशनरी कंजक्चर है, रेवोल्यूशनरी थ्योरी की ज़रूरत है, तो बहुत सारा बहुत ही अच्छा सवाल किया, मैंने मदद करती हूँ कि इसका मतलब ये है कि अब जो पुराना सारा हमारे डिफरेंट तजादात थे, एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स, एंटी एलीट पॉलिटिक्स और एंटी इंडिविजुअलिस्ट पॉलिटिक्स, ये हमें अब पता चला ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। किसी एक तजाद को आप हल करके सारा मसला हल नहीं होता। हमने बड़ा टाइम ज़ाया किया है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो आइनी और माशी आज़ादी है और जो इंसानी हकूक़ की आज़ादी है, अब इस रूलिंग एलीट के हाथ में नहीं। तो ये एज अ होल करप्ट है, ये एज अ होल जिसे कहते हैं डिफॉल्ट कर चुकी है। तो स्ट्रक्चरल चेंज से मुराद ये है, अगर आपने इस स्ट्रक्चरल चेंज करनी है, इस कैपिटलिज्म को, इंडिविजुअलिज्म को गिराना है, तो आपको अपने घर में जो आप करना चाहते हैं कौमी आज़ादी की लड़ाई, वो जुड़ गई है जमहूरी आज़ादी की लड़ाई के साथ। तो मजदूरों और किसानों और हम लोगों को अपनी कौमी आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए हमें बेहद वक्त अपनी जमहूरी आज़ादी की लड़ाई अपनी ही अलीम के खिलाफ लड़नी पड़ेगी। लिहाजा कोई गुंजाइश नहीं है इस वक्त सवाल मेरी यही बात थी आज। और मेरा ख्याल है आपने वो डॉक्टर ताहिर शबीर डॉक्टर साहब बैठ। मेरा चोरी के इंतजाम साहब से सवाल है। सर, व्याउदक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने धोती बांध के आंखें बंद की हुई थी। व्याउदक के धोती बांध के आंखें बंद की हुई थी और कौम के सामने खड़े होकर धोती उठाई हुई थी। लेकिन परवेज मुशर्रफ के बारे में कहा जाता है कि उसने आंखें खोल के धोती उठाई हुई थी। इसी तरह अमेरिका के जो पहले सदर थे वो तो आंखें बंद करके धोती उठाते थे, लेकिन ट्रंप ने आंखें खोल के धोती उठाई हुई है। लेकिन नोम चोम्स्की कहता है कि ये अमेरिका की रियासत के मिशन का हिस्सा ये चीज़ें इस्तेमाल करना और लूट मार करना। इस बारे में आपकी क्या ख्याल है? ट्रंप का तो कसूर नहीं है इसमें, पीछे जो रियासत की यही जी मैं कर ले साथ ही कर। मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरी अपनी नाकस है
माइक ऑन कर ले, माइक ऑन कर ले। अमेरिका में क्योंकि सारी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, जहाँ चाहे वहाँ उसके सरबराह मुमलिकत को भी उठा सकते हैं, उठाया और वो ट्रम्प जहाँ चाहे वो कहता है मैं इस रियासत को मिटा दूँगा। एक आदमी में ताकत बहुत आ गई और डीप स्टेट अभी फैसला करने वाली है और उसके लिए टाइम बड़ा कम रहेगा, क्योंकि ट्रम्प आगे जाके और ये फैसला कर चुका है कि मैंने इस टाइम की तरफ नहीं जाने देना है, मुल्क को कुछ हो जाए, बर्बाद हो जाए, सब कुछ हो जाए, मैंने उधर नहीं जाने देना इस टाइम की। अब वो इस वजह से वो और ज़्यादा नई बातें करते हैं, वो कंफ्यूज रखना चाहता है, बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट करके हुक्मरानी करना चाहता है। अब इसमें मैं एक बात अर्ज करूँगा, अब ईरान में यकीनन अमेरिका को बहुत सरप्राइज है। सिर्फ इसमें सरप्राइज नहीं दी है कि उनकी टेक्नोलॉजी में वो स्पेक्ट्रम आ गया जिसने उनके मिली सेकंड में उनके जहाज़ों को रस्सा आप लैसों में डालते हैं, भैंस और गैल वो उसने पकड़ के मार के, और चीनियों ने ये 21st सेंचुरी इंस्ट्रूमेंट से जंग लड़ी है, जबकि अमेरिका ने 20th। अब इसमें जो बात आप तो फरमा रहे हैं वो दुरुस्त है, ये हमारी कोताही है, हमारे हुक्मरान ही ऐसे आए, इसमें हमारी कोताही है कि हुक्मरान ऐसे आए और जिन्होंने वो जितना $140 बिलियन डॉलर का और 10 बिलियन रुपीज़ उसके फ्लैट और महल्लात बाहर लिए हुए, उनकी ज़िंदगी बहुत आसान है। और बाकी ये नहीं है कि बाकी रूलिंग क्लास भी, रूलिंग क्लास एक तबकाती निज़ाम में बहुत अमीर होती है और इसमें हमारे निज़ाम में भी बहुत अमीर है। और एक फ़र्क है कि हमारे निज़ाम में वो रूलिंग क्लास छोटी है, वो रूलिंग बिलियनर वो इतने नहीं है जितने अमेरिका में या चीन में, वो थोड़े हैं। तो हमारे यहाँ इनकलाब की इम्कानात ज़्यादा है। पर वो जो मेरा ख्याल है आपने फरमाया कि एक इनकलाबी थ्योरी होती है, अब इनकलाबी थ्योरी हमें पता करनी चाहिए। हमें तो बिल्कुल इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि कोई हम पेपर निकालें इस तरह, जिसका मैनिफेस्टो था उसमें हम हमारे साथ बड़े लायक लोग हैं, ये जो तैमूर का ग्रुप है, ये इस तरह अजीजुद्दीन प्रोफेसर अजीजुद्दीन के स्टूडेंट्स पढ़े, वो बड़े इनकलाबी होते थे। तो इसमें हमें प्रेशर वो जो डोमिनेंट क्लास उस पर डालने चाहिए, ये हमारा फर्क है। मेरा सवाल था कि ये ट्रम्प का पीछे एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है सारे हाँ जी, मैंने कहा डीप स्टेट है। डीप स्टेट में आपको मैं एक चीज़ अर्ज कर दूँ के बारे में, वो कहता डीप स्टेट कौन हो, मैंने डीप स्टेट लोगों के हिंदी ने भी कहा है अपनी टॉक में कि ये एक नई इस्तेलाह आई है। डीप स्टेट मेरी निगाह में अगर पाकिस्तान देखें तो उसमें अमूमी तौर पर नहीं, हर तौर चीफ आलमी स्टाफ हो, अब वो फील्ड मार्शल, उसमें उसके 2-3 बहुत जनरल होंगे, ISI का चीफ होगा, मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ होगा, उसके बाद उसमें वज़ीर आज़म होना उसमें लाजिम है, और वो बनाते ही वज़ीर आज़म ऐसा है जिसको डीप स्टेट कबूल करती है। अब डीप स्टेट में अब सियासतदान कौन सा आता है जो वक्ती तौर पे जिसको फौज इस्तेमाल करते हैं, वो आप चौधरी शुजात हो सकते हैं, उनको इंटीरियर मिनिस्टर लगा दिया, मैं हो सकता हूँ मुझे इंटीरियर मिनिस्टर लगा दिया, तो मेरे साथ वो ज़रा उनका तल्लुक पहले ही मीटिंग
उसका नया इख्तलाफ था, तो वो नहीं हुआ। पर ये आप बना दें, आपको बना दें, आपको वक्ती तौर पर लाएंगे, फिर आपको जब उन्होंने वक्त करना होगा तो आपसे वजारत दे देंगे आप। बट चीफ जस्टिस का होना भी जरूरी है। अब चीफ जस्टिस दो किस्म का होता है, एक जो अक्खड़ हो और तलब करे जर्नैलों को, एक जो बिल्कुल तो दबा के चलना हो, ये रूल हो। अब ये इन्होंने चीफ जस्टिस को भी वो बंदा लगाई है ऐसा, क्यों भी ऐसा करे जो पहले से तैयार हो, हर बार जी कर, चाहे उससे कितनी ताने पड़ रहे हो। वो किसी, मैंने देखा है चीफ जस्टिस को, वो किसी खाने पे गए वो लोग उनको पढ़ जाते हैं इमरान खान के हवाले, क्योंकि उसको क्यों पकड़ा, आपको क्या बीबियाँ पढ़ जाती, वो शादियों पे नहीं जाते कहीं पे कि ये हमारे साथ ही हो। तो ये इसको हमें भी है, स्प्लिट बहुत है, लेकिन कोई राहनुमाई नहीं। हाज़रीन सर जी खत्म ही करता हूँ। हाज़रीन वक्त की तंगी के पेश नज़र हम फर्दर सुनने जो सब मांग आपसे भी मांगा कि हमारी आइंदा की कोशिश ये रहेगी कि जो हम आपको वक्त दें उसके मुताबिक इजलास शुरू हो और उसी के अकॉर्डिंग उसको ख़त्म किया जा सके। टाइम के मुताबिक शुरू होगा, उसी के अकॉर्डिंग ख़त्म होगा। आप सबकी तशरीफ़, आखिरी का शुक्रिया।